नमस्कार विद्यार्थियों, हमने रीट के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है। उस कोर्स में हम आपको रीट लेवल 1 के सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब के प्रीवियस ईयर पेपर्स कराएंगे। उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आपको समझाएंगे, ताकि रीट का एग्ज़ाम अभी 6 जून को है और अगर हो सकता हो ये आगे भी हो जाए तो इससे आपका सारा कोर्स कवर हो जाएगा। तो हम जो रीट का आपको ये करा रहे हैं उससे जितना भी आपने पढ़ा है वो सब एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपका सारा कोर्स कवर हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, पर्यावरण अध्ययन का जो 2017 का पेपर है हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। उसके सारे ऑप्शंस को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो आज हम अपना पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कुल टोटल जो प्रश्न आएंगे आपके इस पेपर में पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न आएंगे और सारे प्रश्न करने जरूरी है। तो इसका पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। मोर आप सभी को पता है राष्ट्रीय पक्षी है। गिद्ध, वल्चर, जो गिद्ध बड़ा वल्चर टाइप होता है वो किसी भी तरीके का कहीं का राष्ट्रीय या राज्य पक्षी नहीं है। सारस भी कोई राज्य या राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। लेकिन गोडावन, गोडावन जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित का मतलब इनमें से कौन सा सही है। क्या बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली में है? देखो, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली में नहीं है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है जो मुंबई में है। इसके अलावा हम अगले उस पे चलते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का विभाग है जो कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, अगला इसका जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो है भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान कोयम्बटूर में ना होकर के उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में है। अगला है हमारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ना होकर के उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो मैं आपको इस पर दोबारा बता देती हूँ। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान है जो देहरादून उत्तराखंड में है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो हमारा यहाँ बिल्कुल सही एक उत्तर रहा है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन सा स्रोत नहीं है नवीकरणीय ऊर्जा का? देखो, जल विद्युत है, ये भी मानव द्वारा निर्मित है और ये नवीकरणीय स्रोत है। पवन ऊर्जा है, ये मानव द्वारा निर्मित है, ये भी मानव ने इसको बनाया है पवन से ऊर्जा लेकर के। तो पवन ऊर्जा है, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा है, ये आपको अभी पता है लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा चल रही है। सूर्य से जो गर्मी लेकर के जो एनर्जी बनाई जा रही है वो सौर ऊर्जा है। लेकिन जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन आप सभी को पता है क्या होता है। पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है जीवाश्म, पृथ्वी की काफ़ी परतों के नीचे जो पाया जाता है वो ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। वो काफ़ी समय से हम लोग काम में ले रहे हैं। बहुत पुराने समय से हमारे बहुत प्राचीन टाइम से काम में लिया जाता है। और जीवाश्म ईंधन जो होता है, जैसे कोयला है, कोयला है जो कोयला जमीन में खदानों में निकलता है, कच्चा कोयला है, पक्का कोयला है, ये जीवाश्म ईंधन का काम करता है। तो इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो देखो, पारितंत्र शब्द का गठन टेस्ले ने किया था। किसने किया था? टेस्ले ने किया था। पारितंत्र शब्द से यहाँ अभिप्राय क्या है? पारितंत्र शब्द से यहाँ अभिप्राय हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारे चारों ओर का पर्यावरण है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, हमारे चारों ओर की जो परिस्थितियां हैं, वायु है, जल है, भूमि है, पौधे हैं, ये सभी मिलकर के इस पारिस्थितिक तंत्र को ही पारितंत्र शब्द नाम दिया है टेस्ले ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जहां भारत में सर्वाधिक, यानी कहते हैं कि यहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है, तो ये स्थान कौन सा है? बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है।
ये वो स्थान नहीं है। मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ये भी वो स्थान नहीं है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और वहाँ सर्वाधिक बरसात नहीं होती है। सर्वाधिक बरसात और मेघालय में चेरापूंजी जिले के मासीनरम नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? मासीनरम नामक स्थान पर सर्वाधिक बरसात होती है। पर्यावरण के जैविक घटक का मतलब जीवित जो चीजें होती हैं उन्हें हम जैविक बोलते हैं। उनमें क्या क्या सम्मिलित है? भूमि है जो जीवित में नहीं आती है। वायु प्राणवायु भी हो सकती है और वायु में और बहुत सारी गैसें जाती हैं, तो वायु में और भी बहुत सारी गैसें जाती हैं, तो वायु भी एक जैविक घटक नहीं है। इसके अलावा जल भी जैविक घटक नहीं है। लेकिन पौधे क्या हैं? पौधे पर्यावरण के जैविक घटक है। जिस तरह मानव जीवन है उसी तरह पौधे भी कहीं ना कहीं अपना एक स्थान रखते हैं जैविकता में। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मीना माता रोग जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण से होता है, HG प्रदूषण यानी पारा जो होता है उसको हम HG कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मीना माता रोग जो है वो HG प्रदूषण से होता है। निम्नलिखित में से अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री कौन सी है? अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री के बारे में देखो, अभी हम पढ़ेंगे फिल्म स्ट्रिप्स। जो 3D में जो चीज होती है, जो 3D में हमको दिखाई देती है, वो अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री नहीं होती है। तो ये आप देखो, फिल्म स्ट्रिप्स होती है वो अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री होती है। चित्र विस्तारक यंत्र यानी किसी चित्र को विस्तार से दिखाया जाए एपिडोस्कोप में, या स्लाइड, ये तीनों ही हैं जो क्या है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है। लेकिन जो चार्ट होते हैं वो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में आते हैं। चार्ट जो अपन बच्चों को पढ़ाते वक्त जो चार्ट बनाते हैं, तो वो चार्ट क्या है? वो सहायक सामग्री के रूप में अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण संरक्षण का मतलब पर्यावरण को संरक्षित रखना। उनमें सबसे पहला है वन उन्मूलन, यानी वनों का उन्मूलन कर देना, वनों को नष्ट करना। सेकंड है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण में जब तक हम प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित नहीं रखेंगे तब तक पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा। वृहद पौधारोपण भी पर्यावरण संरक्षण में आता है। जलाशयों की सफाई, यानी कि जलाशयों को यदि हम साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा। लेकिन नंबर 1 पे जो है वन उन्मूलन, वनों का जो उन्मूलन हो रहा है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। वन को अगर हम काट देंगे तो पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? जब हम पर्यावरण शिक्षा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, तो क्लास में हम ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप से मिलकर के आपस में बना करके हम सामूहिक चर्चा करते हैं। उनमें पहला है भूमिका निर्वाह। यदि एक ही व्यक्ति भूमिका का निर्वाह करता रहेगा, बताता रहेगा, बोलता रहेगा, तो वो सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण नहीं होगा। व्याख्यान देना, व्याख्यान में भी एक ही व्यक्ति व्याख्यान देता रहता है, बोलता रहता है, तो वो भी सामूहिक चर्चा से संबंधित नहीं होता है। तीसरा है वर्णन करना, यानी किसी चीज को पुस्तक में लिखा हुआ है और उसको पढ़ देना, वर्णन कर देना उसका, ये भी सामूहिक चर्चा में नहीं आता। लेकिन विचार गोष्ठी है जो सामूहिक चर्चा में आती है। विचार गोष्ठी यानी एक समूह बना दिया, उस समूह में सभी बच्चे हैं या जितने भी अध्यापक बैठे हैं वो किसी पर्यावरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो विचार गोष्ठी जो होती है वो क्या होता है? वो सामूहिक चर्चा होती है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, CCE है जो सभी विद्यालयों में, लगभग सभी राज्यों में CCE चल रहा है। CCE का मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब लगातार और वृहद रूप में जो मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है। जैसे, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, विद्यालय में उपस्थिति के समय, यानी जब बालक उपस्थित हो उस समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? सतत मतलब लगातार, व्यापक माना वृहद रूप में, बालक की उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। नंबर 2, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना।
विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान और बोध का मूल्यांकन करना, और विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो देखो, केवल रुचि का मूल्यांकन करना, केवल ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, या बालक में क्या कुशलता है, बालक क्या करना चाहता है, या बालक क्या करना जानता है, कितना उसको ज्ञान है, क्या उसकी रुचि है, केवल इन चीजों का ही मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में नहीं होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालक के, जब बालक विद्यालय आ रहा है तो उसके प्रत्येक पहलू का, कि उसमें क्या रुचि है, उसको कितना ज्ञान है, उसको वो क्या अधिगम करना चाहता है, उसको क्या बोध है, इसके अलावा उसमें क्या क्या कौशल विद्यमान है, इन सबका जब मूल्यांकन किया जाता है तो वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शॉर्ट फॉर्म है CCE। अगला प्रश्न है हमारा, IEEP का पूर्ण रूप क्या है? देखो, IEEP का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, या इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखो, इसका मेन है इंडियन का ना हो करके आई से संबंधित या इंटरनेशनल से, ना कि इंडियन से है। फर्स्ट ई का मतलब है एनवायरमेंटल, यानी पर्यावरण से संबंधित, जो एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड जो इंटरनेशनल प्रोग्राम रखे गए हैं वो IEEP हैं। यानी IEEP का पूर्ण नाम हो जाएगा यहाँ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इंटरनेशनल लेवल पर जो पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं वो IEEP कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे जब हम चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखो, प्रश्न को दोबारा समझो। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान यदि कोई शिक्षक क्लास में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करा रहा है, उस समय हम बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियों को देखें तो हमें कौन सा आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखो, इसमें सबसे पहला है अवलोकन करना, यानी कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसकी शैक्षिक उपलब्धियों को देख रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अवलोकन करना। केवल अवलोकन करने से यहाँ काम नहीं चलेगा। अगर हम क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसका अवलोकन कर रहे हैं तो भी उससे केवल अवलोकन करने से काम नहीं चलता। चर्चा करना, यानी किसी विषय पर, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित किसी विषय पर चर्चा करना, ये भी आकलन सूचन का प्रयोग नहीं है ज़्यादा। प्रयोग करना यानी एक ही बालक के ऊपर प्रयोग करना कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, तो ये भी आकलन सूचक का में अच्छा प्रयोग नहीं है। इसके अलावा चौथा है हमारा उपचारात्मक शिक्षण करना। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत हमारे ये चारों आ जाते हैं। अवलोकन भी हो जाता है बच्चे का, बच्चे के साथ चर्चा भी हो जाती है और उसके ऊपर प्रयोग भी हो जाता है, और बच्चा क्या सीख रहा है और वो क्या कहना चाहता है और क्या बताना चाहता है, ये उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। अतः पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को यदि हमें देखना है तो हमें उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है। हमको अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है ये बताना। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है। जब तक हम कोई चीज़ को क्रिया नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तब तक शिक्षण कैसे होगा? केवल टीचर बोल रहा है और बच्चा सुन रहा है तो क्या हो जाएगा? ये तो एक तरीके से मतलब किसी का भाषण देना या वर्णन देना और व्याख्यान देने के बाद में दूसरे को केवल सुन के और आगे से निकाल देना। लेकिन नहीं, हमको क्या करना है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, यानी कि हमें कुछ कार्य करते रहना चाहिए। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक आधारित होता है, बिल्कुल लोकतांत्रिक आधारित होता है, यानी सबको शिक्षण मिलना चाहिए। जो शिक्षा क्लास में हम दे रहे हैं, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो सबको मिलनी चाहिए। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित, निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। देखो, ये भी अच्छा शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? एक, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित होता है और निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। यानी अच्छे शिक्षण में
हमेशा सुव्यवस्था होती है और उसमें एक उद्देश्य होता है। लेकिन अच्छा शिक्षण जो होता है वो मूल्यों पर आधारित नहीं होता है कि हम कुछ मूल्य निर्धारित कर दें कि हमने ये मूल्य निर्धारित कर दिए हैं और हमें इतना ही पढ़ना है और हम इतना ही पढ़ाएंगे। तो अच्छा शिक्षण उस पर आधारित होता है। शिक्षा की कहीं कोई सीमा नहीं होती। अच्छा शिक्षण हमेशा सुव्यवस्थित होता है, निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। अच्छा शिक्षण हमेशा क्रिया पर आधारित होता है और अच्छा शिक्षण हमेशा लोकतांत्रिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? पर्यावरण अध्ययन के लिए अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकृति में क्या क्या है। हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, हमारी प्रकृति ने हमें क्या दिया है। नंबर 1 है वन संरक्षण, तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वन संरक्षण अभी आता है। नंबर 2 है राजनीतिक संरक्षण। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत राजनीति से संबंधित कोई बातचीत नहीं की जाती है और ना ही राजनीति से संबंधित वहाँ कोई विकल्प होते हैं। पर्यावरण केवल प्रकृति से संबंधित है। तो जल संरक्षण, जो प्रकृति ने हमें जल दिया है उस जल का संरक्षण पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। मृदा संरक्षण, मृदा जो हमें अनाज देती है, जो हमारे खाने पीने का प्रबंध करती है, मृदा जिसमें सब चीज, भूमि के ऊपर जो मृदा होती है जिसमें सारे पेड़ पौधे, जिसने पूरे पर्यावरण को बना रखा है, उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो वन संरक्षण, जल संरक्षण और मृदा संरक्षण, ये तीनों पर्यावरण अध्ययन के तीनों विकल्प है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण पर्यावरण अध्ययन का कहीं कोई विषय वस्तु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखो, इसको हमें देखना पड़ेगा एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास, अधिगम का प्रयास मतलब सीखने के प्रयास, व त्रुटि सिद्धांत यानी गलती का जो सिद्धांत है उनसे संबंधित नहीं है। अब नंबर 1 अपन देखेंगे, जो हमारा, इसका मैं आपको पहले बता देती हूँ, पुनर्बलन का जो नियम है वो इसका सही उत्तर है, लेकिन हम इन तीनों सिद्धांतों को समझेंगे। नंबर 2 तत्परता का नियम। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम में हम जब तत्परता का नियम लगाते हैं तो तत्परता में क्या होता है, मान लो जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ आ रहा है करने, जो टीचर ने कोई गणित में कोई सवाल दिया है या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कोई क्वेश्चन उनसे पूछा, उसको आ रहा है, तो तत्परता दिखाएगा कि मैं तुरंत कर दूं और तुरंत करके अपने टीचर को बताऊं। बाकी बच्चे जब नहीं कर पाते हैं और वो एक ही बच्चा इस तत्परता के नियम को, यानी जल्दी जल्दी किसी काम को करना और उससे संतुष्टि पा लेना, ये तत्परता का नियम है। अगला है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यानी कि अध्यापक के द्वारा बार बार एक ही चीज का बार बार अभ्यास कराना अभ्यास का नियम है। और प्रभाव का नियम, ये देखो थॉर्नडाइक का ये नियम है। प्रभाव का नियम यानी किसी चीज का इफेक्ट आना, किसी चीज का, कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं उसका इफेक्ट आना। तो ये तीनों चीजें अधिगम के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। लेकिन पुनर्बलन, किसी को पुनर्बलन देना, यानी किसी को हम जैसे शाबाशी देना, किसी को किसी बच्चे ने कोई काम अच्छा किया उसको शाबाशी देना, तो ये अधिगम का प्रयास है। ये क्या है, अधिगम का प्रयास है। और त्रुटि के सिद्धांत से, मान लो उसने कुछ गलती करी, गलती करने में भी उसको शाबाशी दे, वाह बेटा बहुत अच्छा किया, पर जरा सा यहाँ आपने गड़बड़ करी है। तो जो पुनर्बलन का नियम है वो अधिगम का भी प्रयास है और त्रुटि के सिद्धांत से भी संबंधित है। लेकिन तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों ही अधिगम के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? देखो, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराने के लिए, जैसे बड़े बड़े कारखानों में, चूड़ी के कारखानों में या घरों में जिन बच्चों से काम कराया जाता है उसको 1986 में उसे निषेध कर दिया गया था। और ये अधिनियम 1986 में पारित किया गया था कि बच्चों से बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम एवं कानूनी आयु क्या है? आप सबको पता है, लड़कियों की 18 वर्ष है एवं लड़कों की 21 वर्ष है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसमें लड़कियों की आयु 16 वर्ष और लड़कों की आयु, और एक सेकंड माफ कीजिएगा, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? देखो, इसमें लड़कियों की
जो न्यूनतम कानूनी आयु है वो है 18 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम कानूनी आयु है 21 वर्ष। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें लड़कियों की 16 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष आयु करने का एक प्रावधान बनाया जा रहा है। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। सबको पता है इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है जहां पर केवल वस्त्र उद्योग होता है। उसी तरह हमारे राजस्थान का मैनचेस्टर है जो भीलवाड़ा है। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? देखो, नशीली दवाओं की लत को नशा मुक्ति केंद्र बहुत सारे होते हैं, वहां पर एक विशेष दवा दी जाती है, उस दवा का नाम क्या है? नंबर 1 है फोलिक अम्ल। देखो, फोलिक अम्ल होता है जो फल और सब्जियों को केवल पकाने के काम में लिया जाता है। अगला होता है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करने के काम में आता है। इसके अलावा है कोकीन। कोकीन खुद एक नशा युक्त पदार्थ है, इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर के बहुत सारे अंग खराब हो जाते हैं। लेकिन पैथिडीन नामक जो औषधि है ये नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के काम आती है। निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? तो इसको आप याद कर लीजिए। जो केरल है, जितनी ज़्यादा वहाँ साक्षरता है, सबसे ज़्यादा साक्षरता हमारे देश में केरल में है, उतना ही वहाँ स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। तो केरल राज्य में 100% खुले में शौच मुक्त, केरल राज्य 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? देखो, राज्यसभा है जो हमारा उच्च सदन है। आपको पता है हमारे 2 सदन होते हैं, एक हमारा होता है लोकसभा, एक जो निम्न सदन कहलाता है, एक होती है राज्यसभा जो उच्च सदन कहलाता है। तो राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या होती है 250। कितनी होती है? 250। देखो, 250 में से 238 सदस्य राज्य और संघ केंद्र के जो संघ राज्य होते हैं उनसे जाते हैं चुन करके। कितने? 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्यों से चुन के जाते हैं। 12 जो सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो हमारे जो राजस्थान से राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है वो 10 है। यानी कि हर राज्य से या राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से या राज्य की जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या तय होती है। तो टोटल जो राज्यसभा सांसद चुने गए, टोटल राज्यसभा सांसद कितने होते हैं? 250, जिसमें से 238 हैं जो कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यों से और संघ राज्यों से, और 12 हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है हमारा, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? देखो, नायलॉन का आविष्कार वालेस कैरोथर्स ने किया। अब आपको पता चल गया। लेकिन अगला प्रश्न ये आपके आ जाए, मेल्विन केल्विन ने किसका आविष्कार किया? तो आप इसके लिए फिर क्या बताएंगे कि मेल्विन केल्विन ने किसका आविष्कार किया? देखो, मेल्विन केल्विन ने फोटोसिंथेसिस का आविष्कार किया। मेल्विन केल्विन ने फोटोसिंथेसिस का आविष्कार किया, वालेस कैरोथर्स ने नायलॉन का आविष्कार किया, और रॉबिन हिल ने जो क्लोरोपास्ट का भी इन्होंने ही बताया रॉबिन हिल में कि क्लोरोपास्ट पाया जाता है। इसके अलावा इन्होंने ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन का मूविंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन का इवोल्यूशन होता है, वो भी रॉबिन हिल ने बताया था। रॉबिन हिल ने क्या बताया था? क्लोरोपास्ट, और क्लोरोपास्ट के अलावा ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स का जो इवोल्यूशन होता है उसका आविष्कार भी रॉबिन हिल ने किया। और अगला है हमारा पीटर मिशेल ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ये देखो फोनोग्राफ जो होता है ना, पीटर मिशेल ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। और ये जो फोनोग्राफ जो होता है ये क्या है? पहले टाइम में आवाज को रिकॉर्ड करके, आजकल तो नए नए डिवाइस आ गए, बहुत सारी नई नई चीजें आ गई, लेकिन फर्स्ट टाइम पीटर मिशेल ने बताया कि किस तरह किसी की आवाज को रिकॉर्ड करके और उसे सुनाया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया, नायलॉन का आविष्कार वालेस कैरोथर्स ने किया, मेल्विन केल्विन ने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, रॉबिन हिल ने क्लोरोपास्ट प्लस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके इवोल्यूशन के बारे में बताया, और पीटर मिशेल ने फोनोग्राम के बारे में बताया कि किस तरह किसी की आवाज को रिकॉर्ड करके किसी दूसरे को सुनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है?
देखो इसमें 4 मेले हैं, इसमें आंसर दिया हुआ है माघ मेला राजस्थान से संबंधित नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ राजस्थान से संबंधित जो मेले हैं, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में लगता है, ये आदिवासियों का मेला होता है ये, और ये डूंगरपुर जिले में लगता है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। पुष्कर मेला कार्तिक मास में लगता है और ये राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। खेजड़ली मेला ये राजस्थान के जोधपुर जिले में लगता है। तो केवल माघ मेला है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी, यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? देखो भारत की प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत 1853 में हुई, जो मुंबई से और ठाणे तक चली थी। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक। अगला हमारा प्रश्न है कि पीसी कल्चर क्या है? देखो हम पहले तीनों इसके बारे में सुनेंगे। पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर है जो मछली पालन को, हम बॉटनिकल नेम है इसका पीसी कल्चर। तो मछली जो पालते हैं लोग, तालाबों में मछली पालते हैं, फिर मछलियों का व्यापार होता है, तो मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन है जो हमारे कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। और तीसरा है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन को कहते हैं बॉयलर्स और लेयर्स। ये देखो दो तरीके से होता है मुर्गी पालन। बॉयलर्स यानी कि जो चिकन के लिए यानी मीट खाने के लिए जो मुर्गी का पालन किया जाता है, मुर्गी को बड़ा करके और फिर उसको जो लोग चिकन खाते हैं, जो नॉनवेज होते हैं, उसे कहते हैं बॉयलर्स। और लेयर्स जो केवल एग के लिए मुर्गी को पालते हैं, वो लेयर्स कहलाता है। तो हमारे पीसी कल्चर से यहाँ मतलब है हमारा मछली पालन। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मुर्गी पालन बॉयलर्स जो चिकन के काम में मुर्गी को काम में लेते हैं, और लेयर्स जो किस काम में लेते हैं, यानी एग, जिस मुर्गी से हमको केवल एग से मतलब होता है, एग के लिए मुर्गी पालते हैं, उसे लेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है। देखो जो झामर कोटड़ा खदान है ये उदयपुर में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए। झामर कोटड़ा खान है जो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। पहला है तांबा। अब तांबा के बारे में सुन ले। हमारे राजस्थान में तांबा झुंझुनू के पास खेतड़ी में पाया जाता है। और तीसरा है हमारा जिंक। जिंक है जो देखो उदयपुर में जावर में भी जिंक की खाने हैं। इसके अलावा राजसमंद और भीलवाड़ा में भी जिंक पाया जाता है। अजमेर में भी जिंक पाया जाता है। और यूरेनियम राजस्थान के, अभी कुछ समय पहले यूरेनियम राजस्थान में मिला है। सीकर जिले के रोहिला नामक स्थान पर यूरेनियम की खान पाई गई है। तो पता चल गया, तांबा झुंझुनू के खेतड़ी, रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा, जिंक है जो मेन तो उदयपुर में जावर में पाया जाता है। इसके अलावा राजसमंद में भी पाया जाता है, अजमेर में भी पाया जाता है। यूरेनियम है जो मात्र सीकर के रोहिला नामक स्थान पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग अभी आपको समझ में आया हुआ, कोरोना फैला हुआ है। कोरोना क्या है? कोरोना एक संक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है वो संक्रामक रोग होता है। जैसे मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। हेरिडिटियल जरूर है, अगर किसी के पेरेंट्स में ये रोग है तो उसके बच्चों में ये आ सकता है मधुमेह। हृदयाघात है, ये भी हेरिडिटियल हो सकता है, बट ये भी संक्रामक नहीं है। उच्च रक्तचाप बीपी यानी ब्लड का हाई होना या ब्लड का लो प्रेशर होना, ब्लड का हाई प्रेशर होना या ब्लड का लो प्रेशर होना, ये उच्च रक्तचाप कहलाता है। ये भी संक्रामक रोग नहीं है। लेकिन डिप्थेरिया एक तरीके की काली खांसी होती है जो छोटे बच्चों में पाई जाती है। और डिप्थेरिया क्या है? डिप्थेरिया एक संक्रामक रोग है, और इसको हम जो ग्रामीण भाषा में या हमारी राजस्थानी भाषा में जो कहा जाता है, इसे काली खांसी कहा जाता है। ये देखो एक पिछले साल 2017 में, मुझे ये पिछली बार रीट हुआ था, तब एक बोनस क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो देखो इसका सही उत्तर है एलिसा। एलिसा है जो HIV से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इसका कारण है एलिसा है जो यूरिन के द्वारा HIV का इसमें टेस्ट होता है और इसे एलिसा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है एलिसा। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कब आरंभ हुआ? भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण 1995 में आरंभ हुआ। तो दोस्तों आज हमारा ये पहला 2017 का पेपर, जिसको पूरी तरह डिस्क्राइब किया गया, समझाया गया, वो कंप्लीट हो गया है।
तो अगर आपको पसंद आया है और आपको अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क देम इन कमेंट्स बॉक्स। धन्यवाद। इसके अलावा हम अपना नेक्स्ट क्लास हम अपनी करेंगे हिंदी की, जिसमें 2017 का पेपर हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके प्रथम भाग को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।